Hello everybody, welcome to UPSC Pro. Let's begin with today's important articles. सबसे पहले तो कल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, तो जो भी इम्पॉर्टेंट लगा मुझे मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया और आज के कुछ इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स आई कवर हियर. ठीक है, मैं एक बारी बता देती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या पता चलेगा. सबसे पहले इंडिया अफ्रीका रिलेशंस डिटेल में डिस्कस होगा, एक एडिटोरियल है आज के पेपर में. उसके बाद नेशनल जुडिशरी पे एक आर्टिकल है जिसमें ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के बारे में बताया गया, वो कवर होगा. इसके बाद जो सारे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको एडिशनल रीडिंग करनी है उनके बारे में शॉर्ट में मैं बता दूंगी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के बारे में आर्टिकल है. कैसे रिलेशंस हैं इंडिया और अफ्रीका के. सबसे पहले मल्टीफेसेटेड रिलेशंस हैं. अब तक बहुत सारे डायमेंशंस में कॉपरेशन हुआ है अफ्रीका के साथ. कुछ पॉइंट्स मैं बताऊं तो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है अफ्रीका को. अब तक कॉपरेशन है वेरियस सेक्टर्स में. देन कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के उनके. देन इम्पोर्ट काफ़ी है ओके अफ्रीकन कंट्रीज से. मेनली इम्पोर्ट क्या करते हैं हम लोग, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस इम्पोर्ट की जाती है. और क्योंकि इम्पोर्ट ये सारा फ्रूट्स एंड नट्स का है तो एग्रीकल्चर कॉपरेशन काफ़ी क्रूशल हो जाता है. देखिए ये आर्टिकल फोकस करता है एग्रीकल्चर में ही, आगे जाएंगे हम लोग. और एक चाइना फैक्टर भी आता है तो वो भी देखेंगे, डिफरेंट डायमेंशंस देखेंगे कि चाइना का क्या रुख है अफ्रीका की तरफ. हमें क्या करना चाहिए, इंडिया को कौन कौन से स्टेप्स प्रॉपर लेने चाहिए आगे. तो एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके अब इम्पॉर्टेंट है क्यों. देखिए अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है यहाँ पे मेनली बहुत अनटैप्ड मार्केट है जो अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है. अनटैप्ड मार्केट है. देन नेचुरल रिसोर्सेस है यहाँ पे, अभी तक उनका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है. 65% यहाँ पे देखें आप जो अनकल्टिवेटेड एरेबल, जहाँ पे कल्टिवेशन हो सकता है, एरेबल लैंड 65% है वर्ल्ड का. तो विच इज़ वेरी ह्यूज. यहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा. इतना लैंड है जहाँ पे इसका पोटेंशियल हमें पता ही नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक ये पोटेंशियल. तो आगे चल के हमको ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए हेल्प होगी, है ना, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए हेल्प होगी. देन अगर एग्रीकल्चर में इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं, चाइना को काउंटर किया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि चाइना का अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अफ्रीका की. वहाँ पे अगर अपना दबदबा हो, वहाँ पे अगर इंडिया का दबदबा हो तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में चाइना को काउंटर किया जा सकता है. ठीक है. देन बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स है, मैंने बता दिया कि जो मार्केट है वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, अनटैप्ड है. अदर देन दैट चाइना ऑलरेडी वहाँ के एग्रीकल्चर में काफ़ी काम कर रहा है, तो उसे काउंटर करने के लिए ये क्रूशियल हो जाएगा. अब चाइना क्या क्या कर रहा है ये देख लेते हैं अभी. सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट मैं बताऊं तो अगर अफ्रीका की कंट्रीज़ की मैं बात करूं, अफ्रीका के कंट्रीज़ का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना. दिस इटसेल्फ इज़ अ साइन कि चाइना का दबदबा काफ़ी है. इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है, अफ्रीका की सोसाइटी में, अफ्रीका की पॉलिटी में, इकोनॉमी में, इवन एनवायरनमेंट में. ओके सभी जगह इम्पैक्ट है चाइना का. ठीक है. इसके अलावा लार्जेस्ट क्रेडिटर अभी चाइना है अफ्रीका में, ये भी एक फैक्ट है. अफ्रीका के इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैं, हाँ, एक तो क्रेडिट देता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है. एफडीआई, चाइना का एफडीआई सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में. इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहा है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है. तो मेनली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन की बात करूँ तो यहाँ हमसे ज़्यादा आगे चाइना है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका. कहीं ना कहीं हमको ये देखना होगा कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है. ओके क्योंकि इकॉनमी इस पार, इकॉनमी जिसके हाथ में है वही उसके हाथ में एम्पायर है बेसिकली. ठीक है. अब इकॉनमी की मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग पार्टनर सबसे ज़्यादा वही है, इन्वेस्टमेंट वही कर रहा है, इको जोन्स बना रहे वो लोग. ओके वहाँ की कंपनीज अफ्रीका में आ रही है, चाइना की कंपनीज. लो कॉस्ट बजट में कंपनीज बनती है, चीप लेबर मिलता है वहाँ पे. तो वहाँ पे चाइना एक तरीके से अपना दबदबा बनाना चाहता है जो कि हो रहा है स्लोली. तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, फिनटेक कंपनीज, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज. ठीक है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही है चाइना के द्वारा.
इसके अलावा मैं बात करूँ तो एग्रीटेक पे चाइना, 1 सेकेंड, एग्रीटेक पे चाइना काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। जो ट्रेडिशनल चैलेंजेस थे जैसे क्रॉप यील्ड्स बढ़ानी है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स के जगह वो ड्रोन्स का यूज़ करके ऑब्जर्व कर रहा है पेस्ट को, ये और इस प्रकार के वेरियस चैलेंजेस जो कि क्रॉपिंग सिस्टम में आते हैं सामने, उनके अगेंस्ट चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नई टेक्नोलॉजीज दे रहा है, तो स्किल दे रहा है फार्मर्स को, एक्सपर्ट्स को, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो अफ्रीका के हैं उनको। तो ये भी जो सॉफ्ट स्किल की मैं बात करूँ तो वो भी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये हो गई चाइना की बात, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि चाइना के द्वारा जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है। चाइना स्किल तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो स्किल ग्राउंड रियलिटीज़ को फॉलो नहीं करती, तो ग्राउंड रियलिटीज़ को कंप्लाई करने वाली स्किल्स हमको देनी है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी चाइना प्रोवाइड कर रहा है तो पर लोकली वो अवेलेबल नहीं है ना अफ्रीका के कंट्रीज़ में, तो ये सारे जो शॉर्ट कमिंग्स है चाइना के एक्शंस के वो हम लोग काउंटर कर सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग में काम कर सकते हैं, जैसे इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जो बना है, ये काफ़ी अच्छा स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा इंडिया, थर्ड पॉइंट मैं बोलूँ, इंडिया सॉफ्ट लोन दे सकता है अफ्रीका की कंट्रीज़ को, मशीनरीज प्रोवाइड कर सकता है, देन एक्विजिशन ऑफ फार्म लैंड ये भी हो सकता है इंडिया के द्वारा, ताकि और वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो। इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को वहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है, जिसके तहत वेरियस टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेके जाई जा सकती है, वेरियस फर्म्स वहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे केरला का एक एग्जांपल दिया हुआ है आर्टिकल में कि केरला यूजुअली दे इंपोर्ट कैश्यू नट्स, ओके, फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, तो इंपोर्ट करते हैं और एक क्वालिटी कैश्यू फिर एक्सपोर्ट भी किया जाता है ना। तो अफ्रीका और कोलम कैश्यूज़ ये जो एक ब्रांड बना दिया गया है, ये एक तरीके से एक एग्जांपल हो सकता है कि अदर स्टेट्स ऑल्सो कैन कोलैबोरेट ऑन सम एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ सिविल सोसाइटी इस प्रकार से कोलैबोरेट कर सकती है। इसके बाद मैं बात करूँ इंसेंटिव्स जो हैं, अगर एंटरप्रेन्योर हैं कोई, उनको इंसेंटिव क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, तो सबसे बड़ा इंसेंटिव तो ये है कि मैंने पहले बताया वहाँ पे एरेबल लैंड बहुत है। देन 2018 और 2019 में 110% ग्रोथ, विच इज़ वेरी ह्यूज, अफ्रीकन कंट्रीज़ में इतनी ग्रोथ पाई गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और पोस्ट पैंडमिक में भी अगर सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी भी, पर फिर भी ये ग्रो किया है, ठीक है, तो काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा, सबसे पहले जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो प्रॉपरली किया जाना चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या, किस चीज़ का, कौन से कंट्रीज़ में, अफ्रीका के कौन से कंट्रीज़ में किस चीज़ की नीड है, हाँ, उसका प्रॉपर डेटा एनालिसिस होना चाहिए, इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं लोन की ज़रूरत है तो कहीं लोन की ज़रूरत नहीं है लेकिन स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। तो एक प्रॉपर वन फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कंट्री वाइज एनालिसिस होना चाहिए, कंट्री स्पेसिफिक करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि एक डिमांड लेड स्किल डेवलपमेंट हो, जहाँ पे डिमांड हो वहाँ पे आप वो वाली चीज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो चाइना वहाँ पे कर रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक स्ट्रैटेजिकली भी हम लोग सही डायरेक्शन में चलें आगे, ताकि चाइना एज अ थ्रेट ना आए अपने सामने। ओके, सो ये आर्टिकल था, पूरा फुल्ली मैंने कवर कर दिया है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर ये आर्टिकल है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है क्या, तो ये बहुत सालों से डिबेट चल रही है। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, हाँ, जहाँ पे सेंटर और स्टेट के कॉमन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। डिटेल्स में आप बाद में पढ़ सकते हैं, एक शॉर्ट में मैं बताऊं तो कॉमनली दोनों के लिए जो काम करते हैं ऑफिसर्स, जो ब्यूरोक्रेसी काम करती है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती है। इसी प्रकार अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हो जाए, ये किन के लिए है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, आप लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे, दैट इज़ डिफरेंट। ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक अपॉइंटमेंट होनी है जजेस की, इसके थ्रू, अगर ये एग्जिस्टेंस में आता है तो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
अब देखिए रिक्रूटमेंट मैंने बता दिया, सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट की बात की गई है। अभी इसका बेसिस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है, तो जो आर्टिकल 233 है, 233(1) फॉर इन स्पेसिफिक, ये डील करता है अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट इन जजेस का होता है गवर्नर के द्वारा, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में। इसके तहत क्या होता है, पार्लियामेंट खुद को ये पावर दे देती है कि हम जो हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकते हैं। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकते हैं। ये कब बनेगी, जब एक या एक से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं तो पार्लियामेंट जो है ये बना सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, और यहीं पे मेंशन्ड है कि डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर ही जो अगर जुडिशियल सर्विसेज हैं वो इसके तहत आएगी। इसके बाद क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ ऑल द कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये टॉपिक जो है ये स्टेट लिस्ट से चले जाता है कंकरेंट लिस्ट में। अगेन कंकरेंट लिस्ट में जाने का मतलब ये है कि दोनों जो सेंटर है और स्टेट है दोनों लॉज बना सकते हैं, बट अगर क्लैश होता है दोनों के बीच में तो जो सेंटर का लॉ रहेगा वो प्रिवेल करता है। ठीक है, अगेन जो सेंटर है उसको पावर मिल गया है ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज बना के जो भी इसके डिसएडवांटेजेस है जो अभी तक हो रहे हैं वो नहीं होंगे। आगे प्रोस कॉन्स देखेंगे हम लोग, 2-3 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑथर ये कह रहे हैं कि ये वेरियस जो प्रोविजंस है जो पार्लियामेंट को पावर देते हैं कैन बी अगेंस्ट द फेडरलिज्म एंड बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन, फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस की मैं बात करूं, रिप्रेजेंटेशन जो है ये मेन एडवांटेज पाया गया है यहाँ पे। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज से जुडिशरी में रिक्रूटमेंट होते हैं तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ऑल्दो बहुत से स्टेट्स में ऑलरेडी रिजर्वेशन है, जैसे तमिलनाडु में 50 से ज़्यादा है, 69% रिजर्वेशन है। यहाँ पे इनमें से 30% वुमेन के लिए ही है। ठीक है, तो वहाँ पे तो है, जैसे पर यूपी में वुमेन के लिए रिजर्वेशन कुछ 20% है, तो यहाँ पे ये काम आ सकता है। और ये भी कहा जाता है कि शायद डिले कम हो जाएगा अगर रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया बेसिस पे होती है तो, बट ऑथर ये कहते हैं कि इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एनीवे जो डिले है वो तो चलता रहता है, क्योंकि वैकेंसीज रहती है ऑल इंडिया सर्विसेज में। आप देख लें IAS IPS के लिए देखें आप तो वैकेंसीज फिल नहीं होती हैं, है ना। कुछ नुकसान की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रमोशनल एवेन्यूज़ जो थे, जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं उनके लिए जो प्रमोशन एवेन्यूज़ है वो कम हो जाएंगे, है ना। ऊपर अगर डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर अगर ऑल इंडिया सर्विसेज से आएंगे जजेस तो, और लैंग्वेज बैरियर भी होगा। एक नॉर्थ का बंदा अगर साउथ में आके तमिलनाडु में इफ सपोज आके जज बनता है तो उसे काफ़ी दिक्कत हो सकती है लैंग्वेज वाइज, क्योंकि लोकल लेवल पे तो रीजनल लैंग्वेज भी काफ़ी यूज़ होती है ना। तो वो एक बैकड्रॉप है इसका। इस आर्टिकल में इतना ही इम्पोर्टेंट था। मैंने दोनों आर्टिकल बहुत ही डिटेल में बता दिए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर से आप रिविजिट कर सकते हैं, फिर से आप पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही छोटे छोटे सारे आर्टिकल्स हैं, मैं कवर कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि जो CCTV प्रोजेक्ट है जो कि MOU साइन हुआ था इंडियन रेलवेज और रेलटेल के बीच में अंडर निर्भया फंड। ओके, आई एम रियली सॉरी, ये कुछ हो रहा है। हाँ, निर्भया फंड के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे काफ़ी साल हो गए। तो यहाँ पे जो है इरेगुलरिटीज़ पाई गई है टेंडर प्रोसेस के लिए। यहाँ पे पढ़ने लायक क्या है, सबसे पहले आप निर्भया केस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी जुडिशियल डेवलपमेंट हुए थे, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 वाला एक्ट, ठीक है, उसके अंडर ही ये था, है ना। निर्भया फंड के बारे में पढ़ेंगे और वेरियस स्कीम्स जो इसके बाद आई थी वो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, रीड अबाउट देम, तो इतना आपका प्रॉपर हो जाता है। यूजुअली वो एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आप अच्छे से कीजिए। अब देखिए, ये एक आर्टिकल है, सेकेंड वेव हिट यंग पीपल सिग्निफिकेंटली सेज स्टडी। तो ये फाइनली एक स्टडी आई है, सेकेंड वेव जो थी कोविड-19 की, इसने यंग पीपल को बहुत ही सिग्निफिकेंटली हिट किया है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव।
क्या पता हुआ है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है सेकेंड वेव के दौरान, ये बहुत ज़्यादा हुआ है फॉर केसेस नॉट रिलेटेड टू कोमॉर्बिटीज़। कोमॉर्बिटीज़ क्या चीज़ होती है? ये एक स्थिति है जहाँ पे एक इंसान को एक से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, एक प्राइमरी बीमारी के अलावा भी उसको और कोई सफरिंग है और कोई प्रॉब्लम्स है। यूजुअली क्या होता है, ये एल्डर्स को होता है ना, डायबिटीज़ हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम, जो भी बाकी सारी चीज़ें। तो कोमॉर्बिटीज़ के केसेस उतने नहीं आए हैं जितने नॉर्मल जो मिड एज सिटीजन थे इंडिया के, उनके ज़्यादा केसेस आए हैं सेकेंड वेव में, ये कहना है इस आर्टिकल का। ये डेटा है अंडर, देखिए यहाँ पे नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री, नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19। इसमें और कुछ बात मैं बताऊं तो हैदराबाद से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो थर्ड वेव होगी दैट माइट बी शॉर्टर और माइल्डर, क्योंकि मोस्टली जो वर्किंग क्लास है उनको कोविड हो चुका है और उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं अगेंस्ट दिस डिसीज़। तो जो थर्ड वेव होगी इट माइट बी माइल्डर और काफ़ी कम दिनों के लिए भी आ सकती है। तो दिस इज़ वन प्रेडिक्शन। इसके अलावा कुछ जानने वाली बात नहीं है, ये आर्टिकल इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। वर्स्ट फॉरेस्ट फायर इन डिकेड्स, 4 डेड। ठीक है, अभी ये कंट्री है कहाँ, यहाँ पे आप देखें मैप में, ये मेडिटेरेनियन सी है और ये है साइप्रस। ठीक है, ये आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे आप देखें तो ये इज़राइल है, लेबनान, सीरिया, टर्की, यहाँ पे ग्रीस आ जाता है, इजिप्ट। तो जो भी न्यूज़ में कंट्रीज आती है ना, जस्ट एक बार ही ग्लांस कीजिए कि मैप में वो कहाँ पे हैं, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होते रहेगी। आगे देखें। अब सुप्रीम कोर्ट ने 66A ऑफ IT एक्ट को अबॉलिश कर दिया था काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी सालों पहले इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। फिर भी आज भी ये प्रैक्टिस होता है। अब ये है क्या? तो इसे सेडिशन का एक तरीके से सेक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें 66A क्या बोलता था, एनी पर्सन हु सेंड्स बाय एनी मीन्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स एनी इंफॉर्मेशन दैट ग्रॉसली ऑफेंसिव और हैज़ menacing कैरेक्टर or any information which he knows to be false but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult shall be punishable with imprisonment of something 3 years or something like that। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको लग सकता है ना कि अब ये डिफाइन कौन करेगा कि अच्छा अनॉय कर दिया किसी को या गवर्नमेंट को इनकन्वीनियंस हो गई, वो तो कोई प्रिटेंड भी कर सकता है, राइट। तो ये काफ़ी मिसयूज़ हो रहा था इसका और कुछ 5 साल पहले इसे अबॉलिश भी कर दिया गया। ठीक है, पर आज भी ये यूज़ में आता है। तो दिस इज़ वन कंसर्निंग थिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे बात रखी है। ओके, इतना ही न्यूज़ था, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं थोड़ा। लास्टली देखें, एक छोटी सी न्यूज़ है कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन डेडलाइन पुश टू 2027। अब ये मिशन क्या है? ये मिशन है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, इसके तहत 2025 तक के जो 3rd क्लास तक कोई बच्चा है उसको एक तरीके से न्यूमरेसी और लिटरेसी का सारा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए उसके 5 साल तक। ठीक है, अब ये जो मिशन है ये 25 से आगे बढ़ के 2027 हो गया है। यहाँ पे रीड करने लायक क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन आप वही जो उसके अंदर जो भी आएगा वो सब पढ़ेंगे। 5+3+3+4 जो फार्मूला है अभी रिसेंट उन्होंने लाए हैं। इसके अलावा कुछ रीडिंग करें तो निपुण भारत के बारे में पढ़ो, निपुण भारत। ठीक है, देन समग्र शिक्षा अभियान, ये भी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप रीडिंग करेंगे ज़रूर, गूगल करेंगे अभी ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद, हो ही गया है मतलब ख़त्म तो चलिए, धन्यवाद लाइक्स के लिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।